कहानी की शुरुआत सियोल में डॉक्टर जीसू की लैब को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। उनकी बेटी जो अभी तक सिर्फ अपने पिता यानी कि डॉक्टर जीसू की बदौलत जिंदा है। एक्सपेरिमेंट में यूज हुए जानवर चारों तरफ घूम रहे होते हैं। साथ ही डॉक्टर जीसू अपने असिस्टेंट को शांत करने के लिए उसे मारकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन तभी कोरिया की पुलिस लैब में आकर कई 100 लोगों को मारने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जीसू अपने आप को सही साबित करने के लिए खुद को इंजेक्ट करते हैं, वैसे एक पुलिस ऑफिसर उन्हें गोली मार देता है। तभी अचानक से उस एरिया में एक भयानक भूकंप आता है, जिससे सभी बिल्डिंग्स हिलने लगती है और चंद ही पलों में वो बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती है। देखते ही देखते लैब वाली बिल्डिंग भी धूल में मिल जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी पुलिस वाले वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर जीसू अपनी बेटी के लिए वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है और रह जाती है तो सिर्फ एक बंजर जमीन, जहां कभी एक शहर हुआ करता था। बचे हुए लोग अब छोटे छोटे गांव में रहने लगे हैं। जीने के लिए 2 वक्त का खाना और पानी मिलना भी अब दुर्लभ हो चुका है, खासकर पीने के लिए फ्रेश वाटर, क्योंकि भूकंप के बाद ही बारिश ना होने की वजह से पीने के लायक पानी ना के बराबर ही बचा है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। इस गांव के बाहर कुछ ऐसे शिकारी रहते हैं जो खाना और पानी के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। इसीलिए खाना और पानी की खोज में कुछ ही बहादुर लोग गांव से बाहर जाया करते हैं। भूकंप को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। जीवैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिकार करने के लिए बाहर निकला है। कुछ ही दूरी पर उसे किसी के घुर्राने की आवाज आने लगती है। जीवान तेजी से कार के पीछे छुप जाता है। देखने पर पता चलता है कि ये एक क्रोकोडाइल है। तुरंत वो अपने तीर से उस पर हमला करता है। क्रोकोडाइल वहीं पर ढेर हो जाता है। जीवैन आज का अपना शिकार करके खुश है। वो तेजी से अपना शिकार पाने के लिए क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है, मगर तभी अचानक से वो क्रोकोडाइल उठकर जीवैन के पीछे पड़ जाता है। दरअसल जीवैन के जो तीर हैं वो इतने अच्छे और इतने पावरफुल नहीं है कि वो किसी क्रोकोडाइल की स्किन को भेद सके। अब जीवैन अपनी जान बचाता हुए कार के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए क्रोकोडाइल भी उसे मारने के लिए कार की विंडो से अपना मुंह अंदर डालता है। ठीक उसी समय नैमसेन आकर क्रोकोडाइल को वहां से खींचकर फेंकते हुए उसे अपनी तलवार से मार देता है। ये दोनों दोस्त हैं। ये उस क्रोकोडाइल को लेकर गांव में आ जाते हैं, जहां पर ये उस क्रोकोडाइल के मांस के बदले दूसरी चीजों को लेते हैं। सुना नाम की लड़की भी क्रोकोडाइल का मांस लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है, जहां जीवैन सुना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुना उसे इंटरटेन नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक गैंग आ जाता है। गैंग में एक व्यक्ति सामने आकर सबको एक बहुत ही गंदी सी पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि हमें यह आदमी चाहिए, लेकिन कोई इस आदमी को नहीं पहचानता। इसीलिए गैंगस्टर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इस पेंटिंग वाले इंसान की तरह दिखेगा, यानी कि जिसकी शक्ल इससे मिलती जुलती होगी, ये उसे अपने साथ उठाकर ले चलेंगे। ये देखकर भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए गैंगस्टर की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन गैंगस्टर का साथी उसका हाथ काट देता है। अगले पल एक गैंगस्टर सूना को छेड़ना शुरू कर देता है, लेकिन सूना उस पर ध्यान नहीं देती। इससे गुस्सा होकर उनमें से एक गैंगस्टर सूना के बाल पकड़ते हुए सूना की दादी को धक्का देकर उसे गिरा देता है। इनके बचाव में जीवैन आगे आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। शुरुआत में जीवैन 1-2 लोगों पर भारी पड़ता है, लेकिन जल्द ही सभी गैंगस्टर से एक साथ आकर उसे मारने लगते हैं। अब तक ये सब देखकर उसका दोस्त नैमसेन बोर हो चुका था, इसीलिए जीवैन को बचाने के लिए उसे आगे आना पड़ता है। देखते देखते कुछ ही समय में वो सभी को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो एक गैंगस्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है कि हम टाइगर नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं, उसी के कहने पर हम यहाँ पर आए थे। नैमसेन को ये नाम सुना सुना सा लगता है। साथ ही नैमसेन देखता है कि उसके पास पीने का फ्रेश वाटर है। वो पानी के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि हमें एक पास ही के अपार्टमेंट से पानी मिला था। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने पानी को साफ करके पीने लायक बना दिया था। उनके पास साफ खाना और पीने के लिए साफ पानी था। अब यहाँ पर गैंगस्टर नैमसेन का नाम सुनते हैं और डरकर वहां से भाग जाते हैं।
कुछ समय के बाद गांव में कुछ लोग आते हैं तो देखने में काफी एजुकेटेड और प्रोफेशनल्स लगते हैं। ये सभी लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसके बारे में गैंगस्टर ने बताया था, जहां पर पीने के लिए साफ पानी था। ये लोग दूर दराज में रह रहे टीनेजर्स को अपने साथ ले जाते हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि बच्चे ही आने वाला फ्यूचर है। सूना उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी दादी के साथ रात होते ही अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ती है। अंधेरे में चलते चलते सूना और बाकी लोग किसी को चलते हुए देखते हैं, लेकिन पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये भी रिक्रूटर का एक ग्रुप है जो अभी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। जल्दी सूना की दूसरे ग्रुप की लड़की से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम जुई होता है। काफी देर पैदल चलने की वजह से दादी की बॉडी जवाब दे जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर गिर पड़ती है। अब वो आगे नहीं चल सकती। सेम हालत एक दूसरे लड़के के पिता की भी हो जाती है। ये सब देखकर रिक्रूटर कहते हैं कि हम आज रात के लिए तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी को रेस्ट करने के लिए यहीं पास में बने हमारे मेडिकल हाउस में छोड़ देते हैं, ताकि वो आराम करके कल वापस हमें ज्वाइन कर सके। कुछ ही मिनटों के बाद इस पूरे ग्रुप को वो कार मिल जाती है जो इन्हें ले जाने के लिए वेट कर रही थी। इसे देखकर सूना के मन में कंफ्यूजन आता है कि अगर ये कार इतनी नजदीक थी तो मेरी दादी को और उस लड़के के पिता को पीछे क्यों छोड़ा गया। ये सुनकर सार्जन की उसे शांत कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सूना की दादी को और उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिन दोनों को दो ऑफिसर उस जगह ले जाते हैं जहां पर भूकंप की वजह से गहरी खाई बन गई थी। भी एक ऑफिसर उस आदमी को नीचे खाई में फेंक देता है और दूसरा ऑफिसर सूना की दादी को स्टैब कर देता है। ये सब जीवैन और नैमसेन देख लेते हैं, जो अभी शिकार करने के लिए बाहर निकले थे। दोनों ऑफिसर उनकी आवाज सुन लेते हैं और गोलियां चलाते हैं और नैमसेन तेजी से दोनों ऑफिसर्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। पर तभी नैमसेन देखता है कि पूरी तरह से मारने के बाद भी ये दोनों ऑफिसर उठकर उस पर हमला कर देते हैं। जीवैन एक ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करके उसका फेस सीमेंट पर मारता है, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं लेते। अब जीवैन बड़ी चालाकी से उनमें से एक ऑफिसर को अपने पीछे लगाकर अपने द्वारा बिछाए गए जानवरों के जाल में फंसा देता है, लेकिन वो खुद को फ्री करके एक बार फिर से जीवैन का पीछा करता है। मगर जैसे वो उसे मारने वाला होता है, इन्हो नाम की लेडी आकर उसका गला काट कर जीवैन को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम नैमसेन को देखते हैं, जिस पर दूसरा ऑफिसर हमला कर देता है, पर यहाँ पर इन्हो आकर चाकू फेंक कर उसका ध्यान भटकाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर नैमसेन उस चाकू से उसे मार देता है। इसके बाद जीवैन और नैमसेन सूना की दादी को दफना देते हैं। अब इन्हो इन्हें बताती है कि मैं पहले एयरफोर्स में एक सोल्जर थी और अब मैं उसी अपार्टमेंट में उसी बिल्डिंग में जा रही हूँ ताकि मैं वहां पर रहने वाले लोगों को बचा सकूं। दरअसल भूकंप के बाद हम सर्वाइवर्स की खोज में एक जगह पहुंचे जहां पर हमने एक बिल्डिंग को देखा जो पूरी तरह से सही सलामत थी। हमने वहीं पर रहने वाले लोगों के साथ सभी पेरेंट्स की शिकायत आने लगी कि हमारे बच्चे जो डॉक्टर जीसू के साथ गए थे वो अब तक वापस नहीं आए। इस बात को लेकर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे साथी मुझे ही समझाने लगे। अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने तुरंत ही एक सोल्जर को शूट कर दिया, लेकिन शूट करने के बाद भी वो सोल्जर दोबारा खड़ा हो गया। तभी डॉक्टर जीसू ने मुझसे कहा कि मेरा एक्सपेरिमेंट ही इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी पास में खड़े मेरे साथियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। ये सब सुनकर जीवैन और नैमसेन भी इन्हो की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी सूना को बचाना चाहते हैं जो कि इस वक्त उन्हीं के साथ है। लेकिन इसके लिए इन्हें एक अच्छे प्लान की जरूरत है ताकि ये सब सिक्योरिटी को इजीली पास कर सके। पास ही में एक टूटी फूटी बिल्डिंग में वो गैंग्स आपस में अपने मनोरंजन के लिए आम लोगों को उनके परिवार की जान के बदले आपस में तब तक लड़ने को कहते हैं जब तक उनमें से एक की मौत ना हो जाए। एक के बाद
बाद एक लड़ाई में कत्लेआम मचने के बाद गैंग लीडर टाइगर दूसरी गैंग के लीडर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा है? इस बात को सुनने के बाद दूसरा गैंग पूरी तरह से भड़क जाता है। दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वॉर हो जाती है। दोनों गैंग के लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी टाइगर को हाथ तक नहीं लगा पाता, जो कि अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। एक एक करके लगभग सारे लोग मारे जाते हैं, बस कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। अभी नैमसेन अपने साथियों के साथ वहां आकर टाइगर से मदद मांगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइगर और नैमसेन दोनों एक दूसरे के बॉक्सिंग राइवल थे, लेकिन एक मैच के दौरान नैमसेन ने टाइगर को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। भी से टाइगर इस बात का बदला लेना चाहता है और आज जाकर उसे मौका मिला है। दोनों गैंग आपस में मिलकर टीम बना लेते हैं और इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये सभी क्रिमिनल्स नैमसेन और इन्हो की ट्रेनिंग के सामने बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जीवैन भी उनका काफी बहादुरी से सामना करते हुए सभी पकड़े हुए सिविलियंस को छुड़ा देता है, लेकिन जैसे ही नैमसेन टाइगर को कुछ ही पंचेस में ढेर करता है, वैसे ही गैंग के सभी लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। मगर ये तीनों कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं ताकि इनसे पूछताछ कर सके। नैमसेन सभी क्रिमिनल्स से साफ पानी के बारे में पूछता है। इस पर टाइगर उसे बताता है कि मैं ही हूँ जो साफ पानी और खाने के बदले सिविलियंस और बच्चों को उस बिल्डिंग में, उस अपार्टमेंट में काम करने के लिए भेजा करता है, लेकिन हम लोगों को बस डिलीवरी के समय ही उस बिल्डिंग के अंदर जाने दिया जाता है। इसीलिए नैमसेन को अब इन सब बातों में ध्यान रखते हुए अपने प्लान को बनाना होगा। दूसरी तरफ सूना वाला ग्रुप अपार्टमेंट बिल्डिंग के यहाँ पहुंच जाता है। सूना पूरी बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ बिजली के लिए सोलर पैनल, खाने के लिए गार्डन में सब्जियां और इनका ध्यान रखने के लिए चारों तरफ गार्ड्स मौजूद थे। इनके आने पर वहां रहने वाले सभी लोग इनका स्वागत करते हुए बिल्डिंग गेट की तरफ जाते हैं। तभी डॉक्टर जीसू बाहर आकर खुद को बिल्डिंग का लीडर कहकर इंट्रोड्यूस करते हुए सबको पीने के लिए साफ पानी देते हैं। इन्होंने आज कई सालों के बाद साफ पानी देखा है। सूना इस पानी को अपनी दादी के लिए बचाना चाहती है, इसीलिए पानी नहीं पीती। जल्दी सभी बच्चों को उनका नया कमरा मिलता है, जहां सभी चीजों की सप्लाई देखकर सूना शॉक्ड रह जाती है। साफ कपड़े, पीने के लिए साफ पानी, सब कुछ यहाँ मौजूद था। ये सब देखने के बाद सूना अपने टीचर से अपनी दादी के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए टीचर बताता है कि हमारे लोग उन्हें लेने के लिए गए हैं, जल्दी वो तुम्हारी दादी को यहाँ पर ले आएंगे। अब डॉक्टर जीसू अनाउंस करते हुए सबको बताता है कि जिन भी बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उनमें से टॉप 4 बच्चों को उनकी फैमिली के साथ 8th फ्लोर पर सबसे अच्छे कमरे मिलेंगे, खाने का फ्री पास मिलेगा और किसी तरह का कोई काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी बच्चे और उनके परिवार वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन टीचर से बात करने पर पेरेंट्स को पता चलता है कि अभी सिर्फ बच्चे ही 8th फ्लोर पर रहेंगे। बाकी पेरेंट्स को बेसमेंट में रहते हुए बच्चों के लिए पानी को साफ करके बॉटल में पैक करना होगा। नीचे बेसमेंट में रहने वाले पेरेंट्स को कई घंटों तक काम करना पड़ता है। इसके ऊपर उन्हें बच्चों से मिलने की परमिशन भी नहीं होती। अब टीचर आकर डॉक्टर को बताती है कि सूना और एक और बच्चा, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से फिट है। ये सुनकर डॉक्टर जीसू टीचर को उन्हें पानी पिलाने को कहते हैं। इसके बाद टीचर सूना को क्लास के बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन सूना को अपने सामने बैठे सभी बच्चों को देखकर कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि सभी के कान के पीछे अजीब सा कट का निशान लगा हुआ था और सभी स्टूडेंट्स काफी शांत थे, मानो कोई है ही नहीं। धीरे धीरे सूना का शक बढ़ने लगता है। टीचर उन्हें पढ़ाते हुए बताते हैं कि ह्यूमन की बॉडी कितनी कमजोर है, जिसे जीने के लिए हर समय इवॉल्व करना होगा, इसीलिए हमें पानी के बिना ही जीना सीखना होगा। जल्दी ये क्लास एक प्रोपोगेंडा प्रोग्राम में बदल जाती है, जहां हर समय सभी बच्चों को बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर जीसू इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं और कैसे वही एकमात्र हमारे सर्वाइवर है जो हमें मुसीबतों से बचा सकते हैं। क्लास खत्म होते ही जल्दी सभी बच्चों को पीने के लिए पानी दिया जाता है और टीचर इंसिस्ट करती है कि ये पानी पीना जरूरी है। सूना को टीचर पर शक होता है, इसीलिए वो पानी नहीं पीती। जल्दी जीसू क्लास में आकर सभी बच्चों को लेक्चर देते हुए सूना की एक फ्रेंड को अपने हेल्पर के रूप में चुनते हैं। सूना के द्वारा अपनी दादी के बारे में पूछने पर उसे यह कहकर शांत कर दिया जाता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में रखा गया है
अपनी बात खत्म करने के बाद जीसू उसे पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पानी पर शक है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए सुना बस ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने पानी पी लिया, पर असल में उसने पानी नहीं पिया होता। अब जीसू अपने लेटेस्ट सीरम को अपने साथी के ऊपर ट्राई करना शुरू कर देता है। के जीसू को आइडिया देते हुए कहता है कि हम सभी को एक सीरम इंजेक्शन इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन जीसू उसकी बातों को टाल देता है। के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जीसू अभी भी छुपकर अपनी बेटी की हीलिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वहीं सूना छुपते छुपाते डॉक्टर जीसू की लैब में पहुंचकर उसके नोट्स को चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर जीसू रेप्टाइल में पाई जाने वाली रीजनरेटिव एबिलिटीज की वजह से उन पर काफी लंबे समय से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। जीसू ने अपने शुरुआती टेस्ट छोटे बच्चों पर किए थे, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाया। इसके बाद सूना एक दरवाजा खोलकर अपने सामने टेबल पर लेटी हुई अपनी फ्रेंड को देखती है, जिसे जीसू ने अपना हेल्पर बनाया था। उसके कान के कट के चलते वो मशीनों से कनेक्ट होती है। अब जीसू लैब की तरफ आ रहा होता है, इसीलिए सूना जल्दी से छुप जाती है। जिसके बाद सूना की दोस्त, जिसे जीसू ने अपना हेल्पर बनाया था, उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, जो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते कि हमारी बेटी को आजाद कर दो। डॉक्टर जीसू ने समझाने की कोशिश करता है कि मैं इसी की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते और अपनी बेटी की बॉडी से वायर्स को हटाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मशीन से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर जीसू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पिता को मार देता है और जब उस लड़की की मॉम भाग रही होती है तो डॉक्टर का साथी के पीछे से उन्हें गोली मार देता है। और अब ये सूना को भी देख लेते हैं, जिसके बाद ये सूना को सबके सामने लाते हैं और उसे अपने अगले सब्जेक्ट के तौर पर मशीनों से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जीसू सबको बताते हैं कि हमारे यहाँ का पानी पीने की वजह से जितने भी टीनेजर्स हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ऐसा फ्लूइड रिलीज होता है जो हमारे लिए सीरम का काम करती है। और अब वो मशीन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे सूना को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं हमें दूसरी तरफ नैमसेन को दिखाया जाता है, जो टाइगर के साथ उसके ट्रक में अपने साथियों के साथ यहाँ तक पहुंच चुका है। टाइगर कहता है कि मैं बच्चों की डिलीवरी लाया हूँ, लेकिन आज डिलीवरी का वक्त नहीं होता, इसलिए गार्ड को इन पर शक होता है। वो ट्रक को चेक करने लगता है। ये अपने ट्रक को वहां से निकाल कर आगे क्रैश कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। ये अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर नैमसेन, जीवैन और ईहो ये सब के सब गैंगस्टर से लड़ रहे होते हैं, जबकि टाइगर एक जगह छुप जाता है। अब ईहो देखती है कि उसके बहुत सारे पुराने साथियों को यहाँ पर कैद किया गया है। वो उन सबको आजाद कर देती है, लेकिन अब ये इंसान नहीं रहे। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये ज़ॉम्बीज की तरह है, इसीलिए ये यूनहो के ऊपर हमला कर देते हैं। नैमसेन और जीवान भी यहाँ पर आकर यूनहो की मदद करते हैं, जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और अब डॉक्टर जीसू को पता चल चुका है कि ये तीनों अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो इन्हें कैमरा से देख रहा होता है। इसीलिए स्पीकर से वो इन तीनों को धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन ये जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद नैमसेन यूनहो को और जीवान को कहता है कि तुम सूना को ढूंढो, मैं यहाँ पर सभी सोल्जर्स को संभालता हूँ। वो सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है, जबकि यूनहो और जीवान ये दोनों के दोनों सूना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर नैमसेन की गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो तलवार से उन सब के ऊपर हमला करके सबका सफाया कर देता है और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां पर सभी पेरेंट्स होते हैं। वो उन सबको आजाद करता है और कहता है कि तुम अपने बच्चों को ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ यूनहो और जीवान सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सभी का सफाया कर देते हैं और अब इनके सामने बसता है जीसू का साथी के बीच में और यूनहो के बीच में घमासान लड़ाई होती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसने अभी सीरम लिया हुआ है, जिस वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसे हराना इतना आसान नहीं है। हालांकि यूनहो उसकी आंख पर और पैर पर वार करने में कामयाब हो जाती है, पर के ने बताता है कि मेरे अंदर एक लिजर्ड की स्किन है, इसीलिए मुझे हराना इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो यूनहो के ऊपर हमला करके उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें जीवैन को दिखाया जाता है, जो ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाता है, जहां पर क्लासरूम है। वो गार्ड को मारकर टीचर को हॉस्टेज बनाता है और सभी बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज होता है कि एक भी बच्चा वहां से नहीं हिलता। जिसके बाद जीवैन टीचर से लैब का रास्ता पूछता है और अब
वो वहां से निकलकर लैब की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने के आ जाता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अब यहाँ पर नैमसेन भी पहुंच चुका है। वो जीवैन से कहता है कि तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जीसू को दिखाया जाता है जो सूना के शरीर के अंदर से सीरम निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि कभी सूना ने उस पानी को पिया ही नहीं था, जिससे उसकी बॉडी में, उसके ग्लैंड्स में वो ताकतवर सीरम बनता। डॉक्टर जीसू को सूना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, वहां पर जीवैन टीचर के साथ आ जाता है। अब जीवैन के पीछे एक सोल्जर होता है जो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर जीसू टीचर को और सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि मेरी बेटी की बॉडी को एक ब्रीफकेस में डाल दो, और खुद वो सीरम की ट्यूब्स को इकट्ठा करने लगते हैं। और अब नैमसेन भी लैब में पहुंच जाता है जो कि के को मार चुका है, और वो गार्ड की गन को छीनकर टीचर को शूट कर देता है। टीचर डॉक्टर जीसू से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते, बल्कि वहां से भागने से पहले उस जगह पर ग्रेनेड फेंक देते हैं। इससे पहले कि ग्रेनेड फटता, जीवैन भागकर सूना को स्ट्रेचर के साथ पलट देता है, जिससे एक्सप्लोजन से दोनों के दोनों बच जाते हैं। ग्रेनेड के धमाके से इन्हो, जो कि अभी बेहोश होती है, उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल वो अब भी जिंदा है। वहीं डॉक्टर जीसू जब यहाँ से भाग रहा होता है तो सभी पेरेंट्स और बच्चे उसे देख लेते, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर अगले पल उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है, जिससे सब के सब डर जाते हैं। और अब डॉक्टर जीसू अपनी गन निकालकर पागलों की तरह चारों तरफ चलाना शुरू कर देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं, और गलती से कुछ गोलियां उस ब्रीफकेस में भी लग जाती है जिसके अंदर उसकी बेटी है। साथ ही अब सीरम की बॉटल्स भी टूट जाती हैं, जिससे उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर नैमसेन, जीवैन और इन्हो आ जाते हैं। डॉक्टर जीसू उन पर गोलियां चलाते से पहले ही नैमसेन उसे गोली मारकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर देता है, और ठीक इसी वक्त आसमान में काले बादल आ जाते हैं, जिसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। आज कई सालों के बाद बारिश हुई है। कई सालों से लोगों ने साफ पानी नहीं पिया, और अब इन्हो सबको अनाउंस करती है कि हम यहीं रहकर एक नई सोसाइटी बनाएंगे। पर नैमसेन, जीवान और सूना, ये तीनों के तीनों निकल जाते हैं। वापसी में ये सूना को उसकी दादी की ग्रेव पर भी ले जाते हैं। सूना अपनी दादी की ग्रेव पर बहुत देर तक रोती है, जिसके बाद ये अपने गांव में वापस आ जाते हैं और इनकी जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान की जिंदगी में लालच, चाहे धन का हो चाहे किसी और चीज का, वो हमेशा बुरा ही होता है। जैसा कि डॉक्टर जीसू इस सृष्टि के नेचर को बदलना चाहते थे, वो अमर होना चाहते थे, अपनी बेटी को दोबारा जिंदा रखना चाहते थे, जो कि संभव नहीं था। इसीलिए उनके साथ वही हुआ जो इस सृष्टि का नियम था। अंत में उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। अगर वो चाहते तो अपनी पावर को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। इस वजह से उनकी जिंदगी का खात्मा हो गया। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।